हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। मैं प्रताप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं परिणाम कोचिंग सेंटर के इस ऑनलाइन चैनल पर। सबसे पहले तो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो ग्रामर का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने से पहले आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी जो भी वीडियोस हैं ग्रामर के ऊपर, वोकैबुलरी के ऊपर, वो आप सभी को तुरंत पता चल जाए। और अपना नोटिफिकेशन बेल भी आप सभी ऑन कर लें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप सभी को मैसेज आ जाए या नोटिस आ जाए कि मेरी वीडियो आ गई है, ताकि आप सभी उसे तुरंत देख लें। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस को आप सभी लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करें ताकि उनके भी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया जा सके और जो ग्रामर में उन्हें प्रॉब्लम्स है उनके क्वेश्चंस मेरे तक पहुंचें और मैं उन सभी का जवाब दे सकूं। ठीक है, तो मैं जैसा कि आप सभी को बताया कि आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को लेकर बहुत लोगों में काफ़ी कन्फ्यूज़न है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्या है आइए देख लेते हैं। देखिए, जो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं वो है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड डूअर। ठीक है, इन तीन चीज़ों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने ये देखा है कि वो इन तीनों चीज़ों में कंफ्यूज रहते हैं। अक्सर वो सब्जेक्ट को डूअर समझ लेते हैं या डूअर को सब्जेक्ट समझ लेते हैं या फिर सब्जेक्ट को ही डूअर समझ लेते हैं। ठीक है, और ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में थोड़ी उनको कन्फ्यूज़न होती है। तो किस तरीके से हम इन तीनों में डिफरेंस पहचानें, ये हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज है। ठीक है, तो इसी चीज़ को समझना है। अब इसको समझने के लिए आइए मैं जो है सबसे पहले दो एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिख रहा हूँ। इन एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग ये तीनों चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि अगर मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिखूँ कि he is teaching English। ठीक है, he is teaching English, ये हो गया हमारा एक सेंटेंस। और एक दूसरा सेंटेंस हो गया कि English is being taught by him। ये हमारा एक दूसरा सेंटेंस हो गया। ठीक है, अब ये दो सेंटेंस हैं हमारे सामने। एक बार फिर से आप सभी रीड करिए, ही इज टीचिंग इंग्लिश और इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाय हिम। देखिए, ये दोनों सेंटेंस हैं। ठीक है, अब अगर मैं पहले सेंटेंस की आपसे बात करूं तो आप मुझे ये बताइए कि फर्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। फर्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, चलिए बताइए। शाबाश, फर्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट है ही। यस, वेरी गुड। फर्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट है ही। ठीक है ना, ये क्या है, सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है इस सेंटेंस में, फर्स्ट सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है। यस, वेरी गुड। यस, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, इंग्लिश। इंग्लिश क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ही क्या है, सब्जेक्ट है। इंग्लिश क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ओके। अच्छा, चलिए अब इसमें बताइए फर्स्ट सेंटेंस, ये सेकंड सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। शाबाश, सब सेंटेंस हमारा इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाय हिम। सब्जेक्ट क्या है इसमें, यस, वेरी गुड, करेक्ट आंसर। सब्जेक्ट इज इंग्लिश। इंग्लिश हमारा क्या है सेंटेंस का, सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या है, शाबाश, ऑब्जेक्ट क्या है, यस, ऑब्जेक्ट है यहाँ पर क्या, हिम। ये क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब हमारा इसमें दो चीज़ तो क्लियर है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन दोनों सेंटेंसेस में हमने पहचान लिए। वैसे आप में से कई स्टूडेंट्स को ये लग रहा होगा कि इंग्लिश हमारा सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना, तो हो सकता है कि उनको ऐसा लग रहा हो। कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मुझे मिलते हैं, बोलते हैं। ठीक है ना, लेकिन इंग्लिश यहाँ पर सब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, हिम। अब थर्ड कॉन्सेप्ट रह गया हमारा क्या, डूअर। डूअर क्या है, ठीक है, तो बताइए फर्स्ट सेंटेंस में डूअर है क्या कुछ, डूअर है क्या कुछ, बताइए। शाबाश, ओके। देखिए, मैं बताता हूं, यहां पर ही हमारा क्या है, ये डूअर है। समझ गए ना, ही क्या है, डूअर है। समझ गए ना, और यहां पर हिम क्या है, ये डूअर है। क्या है, ये डूअर है।
अब आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी कि ये क्या है, कि यहाँ पर सब्जेक्ट डूअर है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट डूअर है। ओके, कंफ्यूज होना थोड़ा सा स्वाभाविक है, लेकिन हम इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए यहाँ पर हैं। ठीक है, आइए अब सबसे पहले समझ लेते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, देखिए डेफिनेशन समझते हैं। सब्जेक्ट which represents the verb, जो वर्ब को रिप्रेजेंट करता है। सब्जेक्ट कौन होता है? जो वर्ब को रिप्रेजेंट करता है। समझ गए ना? ठीक है, ओके। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है receives the effect of the verb। ठीक है ना? वर्ब के माध्यम से, वर्ब क्या शो होता है? जो जनरली एक्शन शो करता है, ठीक है ना, या स्टेट ऑफ बीइंग शो करता है। ठीक है, तो वर्ब जो एक्शन रिप्रेजेंट करता है, उस एक्शन का इफेक्ट जिस पर आता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, which receives the effect of the action or of the verb। ठीक है ना, एंड द थर्ड कॉन्सेप्ट जो हमारा था, डूअर। ठीक है, डूअर कौन होता है? डूअर इज वन, ठीक है ना, which performs the action, जो एक्शन को परफॉर्म करता है, जो एक्शन को परफॉर्म करता है, जो उस वर्ब के माध्यम से जिस एक्शन की बात की गई है उसको जो परफॉर्म करता है, वो डूअर होता है। ठीक है ना, अब आइए इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, उन दोनों एग्जांपल्स के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देता हूं। ठीक है, जैसे अगर मैं ये कहूं कि राम इज ईटिंग ए मैंगो, या सपोज एक क्वेश्चन से शुरू करता हूँ। सपोज राम मेरा फ्रेंड है और मैं राम के घर पे गया। ठीक है, मुझे वो नहीं मिला तो मैंने उसके फादर से पूछा, तो क्या पूछूंगा? ठीक है, मेरा क्वेश्चन होगा क्या? वेयर इज राम, वेयर इज राम। ठीक है ना, ये मेरा क्वेश्चन होगा। तो राम के फादर ने आंसर दिया। ठीक है ना, आंसर क्या दिया? क्वेश्चन क्या है मेरा? वेयर इज राम। लिसन वेरी केयरफुली। ठीक है ना, हेयर आई एम टॉकिंग अबाउट राम। आई वेंट टू राम्स हाउस, मैं राम के घर पर गया। ठीक है ना, एंड आई लुक फॉर हिम बट आई डिडंट मीट हिम, मैं उसके देखा इधर उधर लेकिन मैं उससे नहीं मिल पाया। तो मैंने क्या किया? आई आस्क्ड हिज फादर वेयर इज राम। ठीक है, मैंने उसके पिताजी से पूछा कि राम कहाँ पर है। देन व्हाट विल ही आंसर? राम के फादर क्या आंसर करेंगे? ठीक है ना, ही विल आंसर कि राम is playing सपोज चेस। ठीक है, राम क्या खेल रहा है? चेस खेल रहा है, चेस का एक गेम खेल रहा है। राम इज प्लेइंग अ गेम ऑफ चेस। ठीक है ना, अब यहां पर देखिए मैं किसके बारे में पता कर रहा हूं? राम के बारे में। ठीक है, राम क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट हो गया। राम क्या हो गया? इट इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। और यहाँ पे वर्ब क्या है? वर्ब या वर्ब फ्रेज इसको आप कह लीजिए। ठीक है ना, इस वर्ब फ्रेज को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? फ्रेज मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन वर्ड। ठीक है ना, एक से ज्यादा वर्ड्स का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? फ्रेज कहलाता है। ठीक है, तो ये वर्ब फ्रेज हो गया। तो इज प्लेइंग क्या हो गया? वर्ब हो गया या वर्ब फ्रेज हो गया, जो भी कह लीजिए आप। तो इस वर्ब को या वर्ब फ्रेज को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? राम रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है? चेस क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना, अब यहाँ पे चेस खेलने का एक्शन परफॉर्म कौन कर रहा है? चेस खेलने का एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है? राम ही परफॉर्म कर रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात? इस चेस खेलने के एक्शन को परफॉर्म कौन कर रहा है? राम कर रहा है। ठीक है, तो अभी मैंने क्या बताया था प्रीवियस स्लाइड में? मैंने क्या बताया था? डूअर क्या होता है? डूअर इज विच परफॉर्म्स द एक्शन। ठीक है, उस वर्ब के माध्यम से जो एक्शन आ रहा है उसको परफॉर्म कौन कर रहा है? वो क्या होता है? डूअर होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि राम यहाँ पर सब्जेक्ट भी है और राम यहाँ पर क्या है? ये
ये डूअर भी है, ठीक है ना। जनरली लोग समझते हैं सब्जेक्ट कर्ता होता है, सब्जेक्ट कर्ता नहीं होता। सब्जेक्ट इज द मेन टॉपिक, ठीक है ना, अबाउट विच वी आर टॉकिंग, ठीक है। सब्जेक्ट मेन हमारा टॉपिक होता है, मेन विषय होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? मुझे चेस के बारे में जानकारी चाहिए थी क्या? नहीं, मुझे किसके बारे में जानकारी चाहिए थी? राम के बारे में, क्योंकि मैंने राम के बारे में पूछा। तो चूंकि मैंने राम के बारे में पूछा, इसीलिए उनके फादर का आंसर क्या था? राम इज प्लेइंग अ गेम ऑफ चेस, ठीक है। राम चेस खेल रहा है, तो राम क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। जो मेन पॉइंट होता है, जो मेन टॉपिक होता है, जो मेन सब्जेक्ट होता है, उसी को हम लोग सेंटेंस का सब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है ना। और वही वर्ब को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। आई बात समझ में? अगर मेरे लिए इंपॉर्टेंट चेस होता न कि राम, तो मैं जो है क्वेश्चन ये नहीं पूछता वेयर इज राम, तब मैं क्या पूछता? वेयर इज चेस, ठीक है ना। समझ गए मेरी बात को? ठीक है। अब जैसे एक दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। सपोज मैं किसी के घर पर गया, या सपोज ये मेरी पेन है, ठीक है। मैंने पेन यहाँ पर रखा और मैं थोड़ी देर के लिए बाहर चला गया। मैंने आकर देखा मेरी पेन क्या है? गायब है। तो अब मेरा क्वेश्चन क्या होगा? मेरा क्वेश्चन क्या होगा? वेयर इज माई पेन? वेयर इज माई पेन? मेरी कलम कहाँ पर है, ठीक है। अब मैं किसके बारे में पूछ रहा हूँ? पेन के बारे में। तो मुझे जो भी आंसर मिलेगा उसमें सब्जेक्ट किसे बनाया जाएगा? पेन को बनाया जाएगा। किसे बनाया जाएगा? पेन को। समझ गए ना? अब सपोज मैंने क्वेश्चन पूछा वेयर इज माई पेन, तो सपोज वहां पे जो भी बैठे हुए हैं, ठीक है, उन्होंने मुझे आंसर क्या करेंगे? ठीक है, क्या करेंगे? वो कहेंगे योर पेन इज बीइंग यूज्ड बाय मी, ठीक है। सपोज वहां पर बैठे हैं, उन्होंने पेन लेकर कुछ लिख रहे हैं, तो उनका आंसर क्या आया? योर पेन इज बीइंग यूज्ड बाय मी। तुम्हारा पेन मेरे द्वारा यूज किया जा रहा है। समझ गए मेरी बात को? राइट। तो अब यहां पर सब्जेक्ट क्या है? इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है बताइए? इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है योर पेन। समझ गए ना भाई? मेरा क्वेश्चन क्या था? वेयर इज माई पेन? मैं पेन के बारे में जानकारी चाहता था। तो अब जो मुझे आंसर मिलेगा वो पेन से ही रिलेटेड मिलेगा ना। समझ गए मेरी बात को? जैसे यहां पर मैं किसके बारे में जानना चाहता था? राम के बारे में। तो हमारा जो भी टॉपिक या पॉइंट या सब्जेक्ट था वो कौन था? राम था, ठीक है। अब यहां पर मैं किसके बारे में जानना चाहता हूं? वेयर इज माई पेन? मैं पेन के बारे में जानना चाहता हूं। मेरी कलम कहां गई जो मैं यहां पे रखे गया था, ठीक है। तो अब यहां पर मेरा जो भी पॉइंट है या टॉपिक है या सब्जेक्ट हम कह लें, वो कौन है? पेन है मेरा, ठीक है। तो अब उसी को सब्जेक्ट बनाया जाएगा। तो समझ में आ गया? सब्जेक्ट, ठीक है। योर पेन इज बीइंग यूज्ड बाय मी। लेकिन अब यहां पर ये देखिए कि यहां पर जो एक्शन है क्या? यूज, ठीक है। तो क्या ये पेन इस एक्शन का डूअर है? क्या ये इस एक्शन को परफॉर्म कर रहा है? नहीं ना भाई। यूज किसके द्वारा किया जा रहा है? यूज तो मी के द्वारा किया जा रहा है। और ये क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और यही इस एक्शन को परफॉर्म भी कर रहा है। तो ये क्या हो गया? डूअर हो गया। समझ में आ गई मेरी बात? तो इस बात से बिल्कुल कंफ्यूज मत होना कि सब्जेक्ट और डूअर एक ही होते हैं। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। सब्जेक्ट और डूअर एक हो सकते हैं और एक नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है ना। सब्जेक्ट ही अगर डूअर है, ठीक है। अब यहां पे देखो एक नया कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, ठीक है। क्या कॉन्सेप्ट निकल आता है? कि इफ ठीक है, द सब्जेक्ट इज द डूअर, ठीक है ना। इफ द सब्जेक्ट इज द डूअर, अगर सब्जेक्ट ही क्या हो? डूअर हो, ठीक है ना। द सेंटेंस शुड बी इन एक्टिव वॉइस, ठीक है ना। सेंटेंस किस में होना चाहिए भाई? एक्टिव वॉइस में होना चाहिए। समझ में आ रही बात मेरी? सेंटेंस किस में होना चाहिए? एक्टिव वॉइस में। इफ द सब्जेक्ट इज द डूअर, ध्यान दीजिए इस पॉइंट पर, अगर सब्जेक्ट ही डूअर होगा, तो हमारा जो सेंटेंस होगा किस में होना चाहिए? एक्टिव वॉइस में होना चाहिए। देख लीजिए यहां पर, ठीक है। देखिए यहां पर एग्जाम्पल क्या दिया है मैंने? फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने क्या दिया? वेयर इज राम, ठीक है। तो राम इज प्लेइंग चेस। तो राम क्या है? यहाँ पर सब्जेक्ट है और यहाँ पे जो एक्शन है प्ले, इसको परफॉर्म कौन कर रहा है? राम ही कर रहा है ना।
तो डूअर मतलब जो एक्शन को परफॉर्म करे, तो यहाँ पे प्ले एक्शन को कौन परफॉर्म कर रहा है? प्ले एक्शन को यहाँ पे राम परफॉर्म कर रहा है, तो राम ही सब्जेक्ट है और राम ही डूअर है, और चूंकि राम ही सब्जेक्ट है और राम ही डूअर है, तो ये सेंटेंस किस में हो गया? ये हो गया एक्टिव वॉइस में। किस में हो गया? ये एक्टिव वॉइस में, ठीक है ना, राइट। ओके, अब सेकेंड पॉइंट देखिए क्या है इसमें। सेकेंड कॉन्सेप्ट इसमें से हमने क्या निकाला? सेकेंड कॉन्सेप्ट इसमें से हमने ये निकाला कि इफ द सब्जेक्ट, ठीक है ना, इफ द सब्जेक्ट इज नॉट द डूअर, ठीक है, अगर सब्जेक्ट डूअर नहीं है, ठीक है ना, अगर सब्जेक्ट डूअर नहीं है, ठीक है ना, तो क्या होगा? द सेंटेंस शुड बी इन पैसिव वॉइस। किस में होना चाहिए सेंटेंस? पैसिव वॉइस में होना चाहिए। ध्यान दीजिए यहां पर मैंने क्या लिखा है, ठीक है ना, इफ द सब्जेक्ट इज नॉट द डूअर, अगर सब्जेक्ट हमारा ये डूअर नहीं है, ठीक है ना, अगर सब्जेक्ट डूअर नहीं है तो जो सेंटेंस है वह किस में होना चाहिए? पैसिव वॉइस में होना चाहिए। देख लीजिए यहां पर, देखिए इस एग्जांपल में यहां पर मैंने क्या लिखा है? योर पेन इज बीइंग यूज्ड बाय मी। ये जो है सब्जेक्ट है हमारा, लेकिन ये डूअर नहीं है। योर पेन इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, क्योंकि ये जो वर्ब है इज बीइंग, इसको रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? इसको रिप्रेजेंट कर रहा है योर पेन, ठीक है ना। तो ये सब्जेक्ट तो हो गया, ठीक है, क्योंकि हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो है डूअर नहीं हुआ इस एक्शन का। यहाँ पर एक्शन क्या है? यूज्ड है, इसका ये डूअर नहीं हुआ, ठीक है ना। तो ये जो सेंटेंस है किस में हो गया? पैसिव वॉइस में हो गया, ठीक है ना। तो ये जो सेंटेंस है ये किस में हो गया भाई? पैसिव वॉइस में। समझ गए मेरी बात को? इज इट क्लियर? तो इस चीज को आपको बहुत ही अच्छे से समझ लेना चाहिए कि सब्जेक्ट और डूअर जरूरी नहीं कि वो एक ही हो। सब्जेक्ट होता है जो वर्ब को रिप्रेजेंट करेगा, जिसके बारे में हम बात करेंगे, और वो मेन चीज होता है जिसके बारे में बात की जा रही होती है। लेकिन जो डूअर होता है वो उस एक्शन को परफॉर्म करने वाला होता है। समझ गए ना? तो अगर सब्जेक्ट और डूअर सेम है तब तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होगा, लेकिन सब्जेक्ट और डूअर सेम नहीं है तो ये सेंटेंस किस में होगा? पैसिव वॉइस में। लेकिन कुछ जगह ऐसी भी है जहां पर सब्जेक्ट डूअर नहीं होता है लेकिन सेंटेंस पैसिव वॉइस नहीं होता है। समझ गए ना? वो पैसिव वॉइस नहीं होता है, वो हम देखेंगे आगे किसी एडवांस जगह पर। ये तो मैं आपको बेसिक पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ज़्यादातर जो एग्जांपल्स बनते हैं वो इसी चीज़ पर बनते हैं कि सब्जेक्ट या तो डूअर होगा तो एक्टिव वॉइस होगा, सब्जेक्ट अगर डूअर नहीं होगा तो पैसिव वॉइस होगा, ठीक है। सब्जेक्ट जब डूअर नहीं होगा और पैसिव वॉइस भी नहीं होगा, वो एक थोड़ा एडवांस पार्ट है, ठीक है, उसके बारे में आगे देख लेंगे कभी। फिलहाल अब यहाँ पर आते हैं। देखिए ये जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल जो मैंने आपको दे रखा था, ही इज़ टीचिंग इंग्लिश, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा कि ही जो है ये सब्जेक्ट और डूअर दोनों है, और इंग्लिश क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब सवाल ये उठता है कि ही सब्जेक्ट भी हुआ और डूअर भी हुआ, कैसे? सब्जेक्ट तो ये इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पे जो वर्ब है, वर्ब क्या है यहाँ पर? वर्ब है आपका इज टीचिंग, है ना। ये वर्ब है, इस वर्ब को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये सब्जेक्ट हुआ, ठीक है। अच्छा, अब ये जो टीच एक्शन है इसको परफॉर्म कौन कर रहा है? ये जो टीच एक्शन है इसको परफॉर्म कौन कर रहा है? इस सेंटेंस में इसको परफॉर्म ही कर रहा है। भाई इस टीच एक्शन को परफॉर्म कौन कर रहा है? ही कर रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था? डूअर कौन होता है? जो उस एक्शन को क्या करे? परफॉर्म करे, ठीक है ना। वर्ब के द्वारा जो एक्शन बताया गया है उसको जो परफॉर्म करेगा वही डूअर होगा। तो इस टीच एक्शन को परफॉर्म कौन कर रहा है? ही कर रहा है। तो यही सब्जेक्ट भी हो गया, यही डूअर भी हो गया। सब्जेक्ट इस वजह से हुआ क्योंकि ये जो वर्ब है इस टीचिंग इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। डूअर इस वजह से हुआ क्योंकि यहाँ पर ये जो वर्ब है इसको परफॉर्म ही कर रहा है। समझ गए ना? और इंग्लिश क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया इस वर्ब का, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाय हिम। यहाँ पर इंग्लिश मैंने लिखा सब्जेक्ट है और हिम जो है वो ऑब्जेक्ट भी है और डूअर भी है। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश सब्जेक्ट है, क्योंकि ये जो वर्ब है इज बीइंग टॉट, ये आपका वर्ब फ्रेज हो गया। इस वर्ब को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? इस वर्ब को रिप्रेजेंट कर रहा है इंग्लिश। समझ गए ना? मैंने क्या बताया? सब्जेक्ट कौन होता है? जो वर्ब को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है ना। तो रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या होता है? रिप्रेजेंट करने का मतलब जो सबसे आगे है उसी को तो बोलते हैं ना कि भाई ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव है। इसका मतलब क्या हो गया? वो सबसे आगे रहेगा ना। समझ में आ रही मेरी बात? रिप्रेजेंट जो करता है वो सबसे आगे रहता है, सबसे पीछे रहता है, या बीच में कहीं रहता है? जो रिप्रेजेंट करता है वो आगे रहता है। यही होता है ना हमारे जो है, जो हमारा
हमारी लाइफ है उसमें अगर जैसे हम किसी के फॉलोअर और कोई हमारा रिप्रेजेंटेटिव है तो हमसे आगे सबसे आगे खड़ा रहता है। तो वही सेम चीज़ यहाँ पर है भाई, ये सबसे आगे है सब्जेक्ट है, यही सबसे आगे है सब्जेक्ट है, ठीक है, ये इन सभी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो वर्ब है, वर्ब को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? ही कर रहा है। उसी तरह से यहाँ पे जो वर्ब है इज बीइंग टॉट, इसको रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? इंग्लिश कर रहा है। तो ये हो गया सब्जेक्ट। लेकिन अब हमें यहाँ पे देखना है कि क्या ये इस टॉट एक्शन का डूअर भी है क्या? बिल्कुल नहीं। इंग्लिश कैसे पढ़ाएगा? समझ गए ना, इंग्लिश तो पढ़ा नहीं सकता हो, तो कोई पर्सन पढ़ाएगा। तो ये सिर्फ सब्जेक्ट हुआ, ये डूअर नहीं हुआ। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है हिम, ठीक है। ये अगर ध्यान से देखेंगे तो इस एक्शन को परफॉर्म कौन कर रहा है? यहाँ पे जो टॉट एक्शन है इसको परफॉर्म कौन कर रहा है? हिम कर रहा है। तो ये भले ही ऑब्जेक्ट हुआ लेकिन यही डूअर भी हुआ। समझ गए ना। तो इस तरीके से ये जो सेंटेंस हुआ ये किस में हुआ? ये हो गया एक्टिव वॉइस में। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट ही हमारा क्या है? डूअर है। और ये जो सेंटेंस हुआ इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाय हिम, ठीक है ना, ये किस में हुआ? ये हो गया पैसिव वॉइस में, क्योंकि सब्जेक्ट यहां पर डूअर नहीं है। समझ गए मेरी बात को? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, और सब्जेक्ट और डूअर को लेकर बहुत बच्चों में बहुत कंफ्यूजन रहती है, ठीक है ना। अभी जब मैंने आपसे शुरू में पूछा था ही इज टीचिंग इंग्लिश, तो ज़्यादातर बच्चे इसमें सही बताते हैं कि ही सब्जेक्ट है और इंग्लिश ऑब्जेक्ट है। लेकिन मैंने कई क्लासेस में ये एग्जांपल देकर पूछा, जब इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाय हिम या इस तरह का दूसरा कोई एग्जांपल अगर उनसे पूछा जाता है तो वो इंग्लिश को सब्जेक्ट नहीं बताते, वो बताते हैं इंग्लिश ऑब्जेक्ट है। क्या बताते हैं? इंग्लिश ऑब्जेक्ट है। तो भाई ये बहुत ही गलत धारणा आपके मन में है कि इंग्लिश ऑब्जेक्ट है। इंग्लिश ऑब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश क्या है? सब्जेक्ट है, ठीक है ना। इज दैट क्लियर? ठीक है। सब्जेक्ट का मतलब जो वर्ब को रिप्रेजेंट करे या जिसके बारे में हम बात करें, हमेशा जिसके बारे में बात होगी वो एकदम पहले आएगा, ठीक है, वो रिप्रेजेंट करेगा वर्ब को, इसीलिए वो क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है। सब्जेक्ट का मतलब उसके ऊपर बात हो रही है। इज इट क्लियर? ठीक है ना। तो एक चीज़ हम लोग ये जो सब पढ़ते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश ग्रामर में, कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं, पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बनाते हैं, ये तो हम सीखते हैं अपने सेंटेंस कंस्ट्रक्शन के पर्पस से, ठीक है। लेकिन आप जब अपने डेली लाइफ में अगर आप इंग्लिश स्पीक कर रहे हैं, ठीक है ना, तो एक चीज़ हमेशा वहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि आपको सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस में तब बोलने चाहिए जब आपको सब्जेक्ट ही डूअर, सब्जेक्ट और डूअर सेम हो तो सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस में बोलने चाहिए। लेकिन अगर सेंटेंस में आप जिसको सब्जेक्ट बना रहे हैं वो जो है डूअर नहीं है, ठीक है ना, तब सेंटेंस किस में बोलने चाहिए? पैसिव वॉइस में बोलने चाहिए, ठीक है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आप सभी के समझ में बहुत अच्छी तरह आया होगा, ठीक है ना। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप सभी कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। आपका आंसर डिटेल में दिया जाएगा या फिर उसके ऊपर कोई दूसरा वीडियो बना दिया जाएगा। तो जाने से पहले एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि अगर आपने परिणाम कोचिंग सेंटर के हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें। वहाँ पर बगल में एक बेल आइकॉन होगा, उसे प्रेस करें ताकि जब भी इसकी नोटिफिकेशन आए तो आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएं और आप सभी तुरंत इस वीडियो को देख सकें, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक करके सब्सक्राइब करें। जो भी चीज़ें नहीं आती हैं नीचे कमेंट करें, ठीक है, और हम आपके कमेंट का आंसर करेंगे। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच। टाटा, बाय बाय।